मॉर्गेज बेसिकली एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द लेंडर, बोरोअर और उसमें लॉन्ग टर्म लोन होता है जिसकी कमिटमेंट होती है। लेंडर उसमें देखता है कि आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस और सारा जो कुछ सारी चीज़ें, क्योंकि ये पूरा इनहेरिटेंस एक, प्लानिंग हाँ इसमें जी, आती है सारे इनहेरिटेंस प्लानिंग तो लाजमी आपको करनी चाहिए। जो लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं उनके पास अपना इनहेरिटेंस प्लान, अपनी विल, वेल होनी ये चाहिए सब कुछ ज़रूर होना चाहिए। अदरवाइज ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, हम आज हैं हम कल नहीं हैं। On the face of it, we are ready to take your application to the next stage. That जी। means कि उन्होंने आपको assess कर लिया है इनिशियली, उस पे वो कहते हैं ठीक है, जो so far हमारे पास इंफॉर्मेशन आपने दी है जिसमें आपकी इनकम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी एड्रेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है और आपकी क्रेडिट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जो बैकग्राउंड का आपका क्रेडिट है वो सारा वो गैदर करके आपको डिसीजन प्रिंसिपल देते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट एजेंट टू बी एबल टू नो कि आप कमिटेड हैं और आप स्टेट एजेंट का टाइम नहीं ज़ाया कर रहे हैं, और जो आप अगला जो आपको वेंडर जिसको कहते हैं जो मॉर्गेज सेल कर रहा होता है उसका टाइम आप ज़ाया नहीं कर रहे हैं। सो दैट वे आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मज़ेदार सी बातों के एक बहुत अच्छे और इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ मैं दोबारा से हाजिर हूँ। जब हम इस मुल्क में आते हैं तो सबसे पहला जो फ़िक्र होता है वो होता है अपने घर का। हमारे जो बैक होम है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अगर आप इन मुल्कों में देखें तो या तो हम जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं या फिर हर किसी के पास एक अपना, चाहे बहुत छोटा सा ही क्यों ना हो, अपना एक घर होता है। यहाँ पे आके जब किराए पता लगते हैं तो सबसे पहले सोच इस बात में जाती है कि क्यों ना अपना घर हो। तो जब हम अपने घर की तरफ आते हैं तो सबसे पहले सोच आती है मॉर्गेज की। आसपास के लोग आपको बताते हैं कि मॉर्गेज के बगैर आप यहाँ पे फुल अमाउंट पे घर लेना बहुत ही मुश्किल काम है। तो हम सोचते हैं मॉर्गेज क्या है, क्योंकि हमारे मुल्कों में मॉर्गेज बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि कैश पे घर लिए जाते हैं या आपको असासे मिल जाते हैं या लोगों की ज़मीनें होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन होता है कि मॉर्गेज क्या है, आज मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए अपने साथ बुलाया है रज़ा साहब को। अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्र, वालेकुम अस्सलाम शनीला, थैंक्स फॉर हैविंग मी। जी, बहुत कैसे हैं शुक्रिया। आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सब थैंक्स फॉर ठीक ठाक। इनवाइटिंग मी ओवर। जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आने वाले लोगों का होता है, जी, मॉर्गेज क्या है? वेल बहुत अच्छा सवाल है, वेरी इंटरेस्टिंग। मॉर्गेज बेसिकली एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द लेंडर, बोरोअर और उसमें लॉन्ग टर्म लोन होता है जिसकी कमिटमेंट होती है। लेंडर उसमें देखता है कि आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। सो उसमें बहुत से प्रोसेस होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस उसमें ये होता है कि कमिटमेंट जो लेंडर और बोरो के दरमियान है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। और उसमें फिर अगर लेंडर की असेसमेंट में ये चीज़ भी शामिल होती है कि आपकी एलिजिबिलिटी में इन टर्म्स ऑफ योर अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ आपका बैकग्राउंड क्या है। आई अगर आप यहाँ पे नए स्टूडेंट आए हैं और आपको यहाँ पे 3 साल भी हुए हैं तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई यस एज अ फर्स्ट टाइम बायर। लेंडर और बोरोर तो हम एक जी, टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे जानने वालों को कि लेंडर कौन होता है और बोरोर कौन होता है। जी। सो बोरोअर वो होते हैं जिनको मॉर्गेज चाहिए होती है। सो वो कांटेक्ट करते हैं लेंडर के साथ, और कुछ इंस्टेंसेस में वो अगर ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है तो दो हमारे पास आते हैं या दूसरे मॉर्गेज एडवाइजर्स के पास जाते हैं। जी, जी, तो मॉर्गेज, मुझे लगता है कि मॉर्गेज एडवाइज़र होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सीधा बैंक जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता हमें क्या चाहिए। हमें ये भी नहीं पता होता कि इनकी रेट्स क्या चल रहे हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये हमसे क्या-क्या पेपर वर्क माँगेंगे। और बहुत से जो लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं जाके कि अब क्या होगा? मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, पता नहीं ये मुझे रिफ्यूज़ ना कर दें। देयर सो मेनी थिंग्स, और मेरे पास कितना डिपॉज़िट होना चाहिए। और जो ज़्यादातर हाई स्ट्रीट बैंक्स होते हैं उनके रेट्स बहुत ज़्यादा भी होते हैं। तो इन सारी सर्विसेज के लिए हमें चाहिए होते हैं मॉर्गेज एडवाइज़र्स। मॉर्गेज एडवाइज़र के नाम में ही एडवाइज़र है कि वो हमें अच्छे से सलाह देते हैं, जी, हमें बताते हैं कि आपको क्या क्या पेपर वर्क चाहिए,
आप किस तरह से आप मतलब अगर आपने प्रॉपर्टी भी देखनी है, आप प्रॉपर्टी देखने से पहले भी मॉर्गेज एडवाइज़र के पास जाके ये चीज़ें पूछ सकते हैं कि आप मुझे बताएँ कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है? मैं कितना डिपॉज़िट या मुझे कितना लोन मिलेगा या मेरे पास कितना डिपॉज़िट होना चाहिए? उस हिसाब से लोग मार्केट सर्च अराउंड करते हैं। आई थिंक अगर पहले ये इन्फॉर्मेशन ले ली जाए, तो काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। अगर तो जी। आपके पास ऐसा है, फॉर एग्जांपल आपके पास मॉर्गेज एडवाइज़र फ़र्ज़ करें आपके पास नहीं है, यू फील कॉन्फिडेंट कि मैं बैंक जाऊंगा और मेरी मॉर्गेज अप्रूव हो जाएगी। जी। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। अगर आप जाना चाहें जा सकते हैं, इसमें कोई नो स्टॉपिंग यू। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे आपके पास डिपॉजिट है, फॉर एग्जांपल 5% डिपॉजिट है, इसमें लाइक 95% एलटीवी, उस पे भी कुछ लैंडर्स अवेलेबल हैं जो आपको मॉर्गेज दे सकते हैं एज अ फर्स्ट टाइम बायर। क्योंकि जब आप पहली दफ़ा घर ले रहे होते हैं, सो बेयर इन माइंड उसमें बहुत सी चीज़ें आपको पता नहीं होती हैं। सो उसमें एक वनरेबिलिटी का भी एक इशू आ जाता है एज अ न्यू बोरोअर और एज अ फर्स्ट टाइम बोरोअर। सो वो भी आपको जहन में रखना चाहिए, क्योंकि लैंडर के पास तो आप चले जाएंगे या बैंक के पास तो आप चले जाएंगे, लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन होगी तो आपको पता लगेगा, ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था इनका क्राइटेरिया क्या है और मैं हुँ। किसी भी लैंडर के पास चला गया। तो उससे आपकी मॉर्गेज में आगे जाने के या प्रोसेस ऑफ ऑफर तक जाने के चांस बड़े महदूद होते हैं। जी, और आप डिसहार्ट भी होते हैं। और जब भी आप कोई जी। प्रॉपर्टी देखते हैं और आप ऑफ़र अपनी डालना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी के लिए, तो जो स्टेट एजेंट होते हैं वो सबसे पहले पूछते हैं कि आपका प्रिंसिपल अप्रूव हुआ है? जी, तो बिल्कुल पूछते हैं। जी। जी, तो उनमें उनको ये होता है कि अगर हम इनको फॉरवर्ड करते हैं इनकी ऑफ़र को, तो एट लीस्ट आपका प्रिंसिपल अप्रूव है। प्रिंसिपल अप्रूव क्या होता है? ये भी आप थोड़ा-सा बता दें ताकि हम साथ-साथ इन्फॉर्मेशन देते जाएँ। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन वंस अगेन। सो मॉर्गेज इन प्रिंसिपल, जो आपने कहा प्रिंसिपल, जी, और समटाइम्स उसको कहते हैं अप्रूवल इन प्रिंसिपल और समटाइम डिसीजन प्रिंसिपल, इस तरह की जी, चीज़ें। सो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपको लेंडर जो है वो आपको कहता है कि यस, on the face of it we are ready to take your application to the next stage. That जी, means कि उन्होंने आपको असेस कर लिया है इनिशियली, उस पे वो कहते हैं ठीक है, जो सो फार हमारे पास इंफॉर्मेशन आपने दी है, जिसमें आपकी इनकम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी एड्रेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है और आपकी क्रेडिट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जो बैकग्राउंड का आपका क्रेडिट है, वो सारा वो गैदर करके आपको डिसीजन प्रिंसिपल देते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट एजेंट टू बी एबल टू नो कि आप कमिटेड हैं और आप स्टेट एजेंट का टाइम नहीं ज़ाया कर रहे हैं, और जो आप अगला जो आपको वेंडर जिसको कहते हैं जो मॉर्गेज सेल कर रहा होता है, उसका टाइम आप ज़ाया नहीं कर रहे हैं। सो दैट वे आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर हो जाती है। और मॉर्गेज इन प्रिंसिपल से जब आपके पास आ जाते हैं तो एटलीस्ट यू नो कि आपने एक स्टेप क्लोज़र हो गए अपनी मॉर्गेज ऑफर के लिए। जी। बिल्कुल। अच्छा, जो क्रेडिट हिस्ट्री जैसे कि आपने कहा जी। क्रेडिट हिस्ट्री कितनी मैटर करती है आपको लोन मिलने में? वेरी गुड क्वेश्चन वंस अगेन। आई थिंक आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस करें बिकॉज यू आर लैंडलॉर्ड योरसेल्फ। सो यस, क्रेडिट हिस्ट्री इज़ वाइटल। क्रेडिट हिस्ट्री में आपको, अगर आप किसी भी लोग, यहाँ पे 2 3 4 5 डिफरेंट आजकल क्रेडिट एजेंसीज आ गई, क्रेडिट रेफरेंस एजेंसीज आ गई हैं। सो नॉर्मली जो लेंडर जिसको देखते हैं वो मेरे ख्याल एक्यूफेक्स और एक्सपीरियन। एक्सपीरियन एंड ट्रांस यूनियन हुँ, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अगर आप इन तीनों को कंप्लीट करके देखें तो एक फाइल होती है, उसका नाम है चेकमा फाइल। ठीक है। जी, तो उसमें तीनों ही ये अवेलेबल होते हैं और उसमें आपको पता लगता है आपका क्रेडिट क्या है। सो क्रेडिट, आपने जो क्वेश्चन किया व्हाट इज़ क्रेडिट, सो क्रेडिट बैकग्राउंड ये होता है कि आपने किस तरह अपने जो आपके कमिटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, उनको आपने किस तरह रखा हुआ है, किस हुँ, तरह रन किया हुआ है। कोई बिल्कुल। पेमेंट आपकी लेट तो नहीं हुई, मिस तो नहीं हुई, कोई सीसीजे तो नहीं लगा, कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं लगा। इस तरह की अगर आपके पास कोई चीज़ें रजिस्टर्ड हो गई हैं आपकी क्रेडिट फाइल पे, वो आ रही हैं, सो वो आप हाई स्ट्रीट लैंडर्स को तो आप फिर खुदा हाफिज़ कहते हैं, वो तो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। उसके लिए फिर आते हैं स्पेशलिस्ट लैंडर्स। हुँ, और मुझे पता है आपके पास क्वेश्चन है उसका, आप जिक्र कर रही थी उसका। जी, सो स्पेशलिस्ट लैंडर्स भी जो होते हैं इसी तरह के क्लाइंट्स के लिए होते हैं, जिनकी माजी में क्रेडिट में कोई ब्लिप होता है या हुँ, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लाइंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सीसीजे लगा हुआ है
अच्छा, सीसीजे भी बताते जाएं क्या है? जी काउंटी कोर्ट जजमेंट। एग्जैक्टली, सॉरी, आई एम सॉरी, यस, मुझे नहीं बहुत ही इजी उन्होंने कहा था पहले भी मुझे कि इजी आपने बताना है, सो नहीं, सीसीजे। एक्चुअली ये होता है कि हम लोगों की रोज़ की जी ये हाँ, बात होती है ना, जी तो हाँ, हम लोग रवानी में बताते हैं, लेकिन हमारे देखने वाले लोग हैं जो अपनी फर्स्ट टाइम मॉर्गेज लेना चाह रहे हैं, शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि डिफ़ॉल्ट क्या है, सीसीजे क्या है। तो अगर हम थोड़ा-थोड़ा सा बताते जाएँ साथ-साथ, तो ठीक है, उनके लिए ईज़ी हो जाता है। फेयर इनफ। सो जी, सीसीजे, लाइक यू सेड, काउंटी कोर्ट जजमेंट, वो उस वक्त होती है जब आपको लैंडर चेस करके लेटर दे के, कॉल करके परहैप्स आपको चेस करते हैं। वो कुड बी क्रेडिट कार्ड, कुड बी वाटर बिल, कुड बी एनी यूटिलिटी बिल, और ज़्यादातर सीसीजेज़ लगते हैं आपको पार्किंग टिकट पे। जो हम रियलाइज़ नहीं जो करते। रियलाइज़ नहीं करते, पार्किंग टिकट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है। हम कहते हैं लगे आ गई है तो ठीक है ना, बस अब ठीक है, मैं नहीं दे रहा, या मैंने तो पार्क नहीं की थी यहाँ पे, या मेरा कोई ऐसा मसला नहीं था, नहीं देता मैं। वो आपको सबसे ज़्यादा जल्दी जो लगती है ना काउंटी कोर्ट जजमेंट, वो आपको लगती है पार्किंग, जो पार्किंग होती है, पार्किंग टिकट अगर आपने नहीं पे की, और दूसरा आपको लगती है टेलीफोन मोबाइल के बिल्स पे। एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली। मोबाइल के जो बिल्स होते हैं ना, ये भाग के जाते हैं सीसीजे की तरफ कि इनको कोई और फिर ना मोबाइल की लाइन दे कि इन्होंने ऐसे किया है। वो लेट नहीं करते, वो जी, बिल्कुल वो दे डोंट बिल्कुल वेस्ट लेट नहीं करते। टाइम। आपको इन छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। जी हाँ। सो इसी तरह जो आपने बात की ना, काउंटी कोर्ट जजमेंट और कार पार्क, उसी तरह अगर आप कार पार्किंग, सॉरी, जी, और उसी तरह जो वाटर बिल भी होता है, या जी, हमारे जो यूटिलिटी बिल होते हैं यूटिलिटी ना, बिल्स होते उस हैं। पे भी हमें नज़र रखनी चाहिए। समटाइम हम लोग गैस का बिल नहीं देते 1 महीना 2 महीना, बाय द टाइम 3 महीने अगर कंसेक्यूटिव वो आपने नहीं दी पेमेंट और वो कैरी ओवर करती गई, तो वो आप याद रखना, अगर आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें स्टेटस 1, स्टेटस 2, स्टेटस 3, जी, जहाँ पे ये कंसेक्यूटिव आ जाए ना, तो वो चला जाता है ऑटोमेटिकली टू द हायर अथॉरिटीज़। दैट मीन्स कि वो आपका रजिस्टर होना शुरू हो जाता है आपके क्रेडिट फाइल पे, जिससे फिर वो आप हाई स्ट्रीट लैंडर्स, लाइक आई सेड, वो आप भूल जाएं। लेकिन इस बेटर कि आप अपने सारे फाइनेंसेस को सही तरह मैनेज करें। और अगर फ़र्ज़ करें किसी के पास सीसीजे है, लाइक, और मिस पेमेंट है, लेट पेमेंट है, डिफ़ॉल्ट है, इसमें डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं होती। जी। इसमें स्पेशलिस्ट लैंडर्स भी हैं जिसमें, प्राइवेट लैंडर्स आ जी, जाते प्राइवेट हैं। लैंडर स्टेट जो है जी, उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो कि जी, आम सारिफ के लिए नहीं है। वो इसमें मॉर्गेज एडवाइज़र ही जा सकते हैं उनसे, जी। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स। क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं होता कि वो जी हाँ, कौन से लेंडर हैं। जी हाँ, और उसमें, हमें तो सिर्फ हाई हाई स्ट्रीट लेंडर्स का पता होता है, ये बैंक हो गया, ये बैंक हो गया, ये हो गया, लेकिन हमें प्राइवेट लेंडर्स का पता ही नहीं होता है। जी हाँ, तो उसके लिए आपको ज़रूरत होती है डेफिनेटली मॉर्गेज एडवाइज़र की, और मॉर्गेज एडवाइज़र भी आपका सर्टिफाइड होना चाहिए। उस यस, प्रॉपरली, ये नहीं कि बस मैंने एक कोर्स किया और मैंने घर में बैठ के कि मुझे नॉलेज मिल गई और मैं लेंडर्स के साथ लग जाऊँ। उसके लिए प्रॉपर उस बंदे के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सर्टिफाइड होना चाहिए, तो ही आपकी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर्टिफाइड के लिए सबसे बेटर नाम तो एफसीए के साथ जी, बिल्कुल, सर्टिफिकेट होना बिल्कुल, चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ फिर आपको कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए। जी, कोर्स करके बैठ जाने से आजकल हर दूसरा तीसरा इंसान बैठ के कर सकता है, लेकिन यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट व्हाट जी। यू डूइंग। और ये सारी चीज़ आती हैं आपको एक्सपीरियंस के कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए साथ। आपके। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, कॉन्टेक्ट्स होने बिल्कुल। चाहिए, और आपको एक्सपीरियंस ही ये सारी चीज़ें सिखाता है। जी, आपको ये 2-4 साल में आप नहीं कर सकते। नहीं कर ये सकते। सालों का मेहनत होती है इसमें बिहाइंड। और जो लैंडर्स की इंफॉर्मेशन है या उनका क्राइटेरिया है, उसको गैदर करना इज़ नॉट ईजी। हुँ, लेकिन हैविंग सेड दैट, यही हमारा काम है, यही डे इन डे आउट हम लोग करते हैं। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह लॉट्स ऑफ सेटिस्फाइड क्लाइंट आते हैं, फिर वो अच्छे रिव्यूज़ देते हैं, तो उससे फिर दिल खुश होता दिल खुश होता है, सही। चलिए, हम हमारे सीसीजे और डिफ़ॉल्ट वाला भी हो गया, हमने बताया कि हम प्राइवेट लेंडर्स है। के जी हाँ, पास जा जा सकते सकते हैं, हैं। जी हाँ, और अच्छा, अब इसमें ये होता है कि कोई कहता है मेरे पास सिर्फ 5% डिपॉज़िट है, जी, क्योंकि घरों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। हम्म, और अब एक टाइम होता था, आज से अगर हम 20-25 साल पहले चले जाएँ, तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि 0% डिपॉज़िट पे भी आप घर ले सकते थे। जी हाँ, यानी आपके पास कोई डिपॉज़िट नहीं है, आपने बैंक के पास जाना है, वो आपको 100% मॉर्गेज देते थे। मॉर्गेज दे देते थे। अब आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हाँ, अब तो उन्होंने मिनिमम भी 20-25% कर दिया हुआ है। जी हाँ, ऐसा ही है। जी, और इसकी एक वजह है, क्योंकि आई थिंक आप बात कर रही हैं 2007-2008, जब ये रिसेशन आया था, उससे जी। पहले मॉर्गेज वाज लाइक, और मनी वाज लाइक फ्री। इट वाज अ फ्री काइंड ऑफ अ मॉर्गेज, हर एक को मिल जाती थी। घर पे इतने महँगे नहीं होते नहीं थे ना? होते थे, और साथ
जो क्राइटेरिया था बहुत सॉफ्ट था, बहुत ठीक सॉफ्ट है। था, उस वक्त क्योंकि आई थिंक वो सेंट्रलाइज नहीं थे, सेंट्रलाइज नहीं था और रेगुलेटेड भी नहीं था उस टाइम। रेगुलेटेड भी नहीं थे। आप ये चीज़ें भी हमने देखी है कि आप रेजिडेंशियल मोर्गेज कितनी सारी ले लेते थे, यानी आप दो आराम तीन घर सेल्फ जो हैं सर्टिफाइड। आप ने रेजिडेंशियल मोर्गेजेस ली होती। अच्छा, इससे मुझे याद आई जी ये एक बात कि अब एक इंसान है, उसके पास एक घर है, वो उसमें रह रहा है, वो उसका रेजिडेंशियल है, जी और वो अनदर घर खरीदना चाहता है, उसकी कुछ सेविंग है, वो चाहता है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करूं, इधर उधर इन्वेस्टमेंट करने के बजाय मैं एक घर खरीद लूं, तो वो किस मोर्गेज की तरफ जाए? जी हाँ, ये भी लोग करते हैं और दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप बिकमिंग अ लैंडलॉर्ड, बिल्कुल। ठीक है। सो ये बहुत आजकल लोग काफ़ी कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल ग्रोथ बहुत हुई है ओवर द इयर्स, जी ठीक है, स्पेशली इन लंदन, ठीक है, बिल्कुल। एंड सराउंडिंग ग्रेटर लंदन एज वेल, जी ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की यानी वैल्यू गई है ऊपर। जी पिछले दिनों शायद पिछले सालों में कुछ स्टैगनेंट थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है एज द इंटरेस्ट रेट इज़ कमिंग डाउन, जी। ठीक है। एक टाइम था इंटरेस्ट रेट बहुत डाउन आ गया जी था, जी 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 और हमने कुछ साल पहले ये भी सुना था, जैसे कहते थे कि हर आम घर, एक नॉर्मल सा भी टेरेस्ड हाउस 500,000 का हो हो जाएगा। जाएगा। और बड़ी हैरानगी की बात, हम सोचते यार 500,000, जी हाँ, मतलब 5 लाख का एक घर होगा, कैसे होगा? क्योंकि 2-2 लाख के, 1.5-1.5 लाख के आपको घर मिल जाते थे। 1 लाख का आपको फ्लैट मिल जाता था। जी हाँ, ऐसा भी टाइम अब देखा है। और वाकई वो टाइम आ गया है कि आपको 5 लाख से नीचे कोई घर मिलता ही नहीं है। मैं सबसे पहले बाय टू लेट से रिलेटेड, अगर आपने बाय टू लेट का लैंडलॉर्ड बनना है एज अ फर्स्ट टाइम लैंडलॉर्ड, हैविंग वन प्रॉपर्टी इन द बैकग्राउंड जो कि आपकी ओनर ऑक्युपायर है, जहाँ पे आप वो आपकी रेजिडेंशियल है। अब आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, अब आपने सोचा कि चलो मैं एक बेडरूम का फ्लैट ले लूँ जस्ट टू इन्वेस्ट माई कैपिटल। सो उसके लिए मिनिमम आपके पास ये होना चाहिए कि आपके पास 25% उसका डिपॉजिट होना चाहिए। सो द प्रॉपर्टी 2.5 लाख पाउंड, उसका आपके पास 25% मिनिमम होना चाहिए डिपॉजिट। बाय टू लेट के लिए एक तो आपके पास ये होना चाहिए, प्लस स्टैम्प ड्यूटी के आपके पास होना चाहिए फंड्स अवेलेबल, क्योंकि वो आपको देने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन। सो दैट्स नंबर वन। उसके साथ फिर अगर आपने फ़र्ज़ करें, देयर आर सम लेंडर्स बाय द वे जो 20% पे भी देख सकते हैं आपको, और आपको लोन दे सकते हैं फॉर अ बाय टू लेट, प्रोवाइडेड जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं वो ईपीसी रेटिंग में ए बी सी के अंदर हो। एनीथिंग ओवर दैट फिर अब वो मुश्किल हो जाता है, स्पेशली आजकल। मे भी आगे जाके कोई प्रोडक्ट उसमें और आ जाएं, लेकिन फ़िलहाल आज की तारीख में इस तरह है कि आप बाय टू लेट ले सकते हैं, 25% डिपॉजिट हो। और बाय टू लेट जो है बेसिकली स्ट्रेस होती है आपकी इनकम के साथ नहीं, आपके रेंटल के साथ। जी, रेंटल बहुत ज़रूरी है जी कि उस घर से रेंट कितना जी आ हाँ, रहा है। जी हाँ। सो वो अगर आपका रेंटल अगर अच्छा आ रहा है, अगर वो प्रॉपर्टी अपना उससे इन लेमन टर्म्स, अगर वो प्रॉपर्टी रेंट के साथ अपना मुंह धो सकती है जी और उसको आप अफोर्ड कर सकते हैं, और रेंटल वॉइड को भी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आपकी अगर थोड़ी बहुत भी इनकम है, सो लेंडर को कोई हर्ज नहीं होता आपको ये भी देने के लिए। सो जी यू कैन बिकम अ लैंडलॉर्ड। जी, क्योंकि जी अगर सीधे लफ्ज़ों में बात करें तो ये है कि जो आप बाय टू लेट लेते हैं, आपकी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप कोई चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उससे प्रॉफिट भी चाहिए, जी और लेंडर भी यही देखता है कि आप अगर एक इन्वेस्टमेंट करें तो उससे आपको प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो उसका रेंट, फ़र्ज़ करें आपकी मोर्गेज 1200 है महीने की, और आपका रेंट 1000 पाउंड आ रहा है, तो वो आपको कभी भी नहीं देगा। वो यही होगा नहीं, कि ये तो आप अफोर्डेबल नहीं है। अफोर्डेबल ही नहीं है, आप मॉर्गेज भी पूरी नहीं कर पा रहे, तो आपको फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तो आपने वो प्रॉपर्टी लेनी ही क्यों है? तो आपके लिए भी एक अलार्म होता है कि डोंट गो फॉर दैट प्रॉपर्टी। या अगर फ़र्ज़ करें आपकी मॉर्गेज 1200 है और उसका रेंट आपको 1500-1600 आ रहा है, दैट मीन्स यू आर मेकिंग प्रॉफिट ऑफ इट। और कभी आपकी प्रॉपर्टी खाली भी रह जाती है, फ़र्ज़ करें कभी टेनेंट नहीं मिले, कभी टेनेंट रेंट नहीं दे रहा, कोई 100 प्रॉब्लम्स, यहाँ पे ऐसे भी 100 प्रॉब्लम्स हैं बहुत कि होते रेंट हैं, नहीं देते। नहीं देते। तो आपके पास इतनी उससे प्रॉफिट बन गया हो कि आप 2-3 महीने का उसकी मॉर्गेज जो है उसको अफोर्ड कर सकें, खुद जेब से दे सकें। जी हाँ, तो लेंडर बाय टू लेट में ये चीज़ें ज़रूर देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं। और उसी को वो आप जो कह रही थी अर्लियर ऑन, रेंटल वॉइड्स, वो यही होता है कि जी आप खुद से भी कर सकते हैं कि जी नहीं। जी, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब तीसरी चीज़ आ जाती है, जी जिसमें जब मैंने फर्स्ट टाइम ये सुना था तो मैं तो पल्ले से, कहते हैं ना, ऊपर से गुजर गई थी कि ये क्या चीज़ होती है, विच इज़ रीमॉर्गेज। ओके। तो रीमॉर्गेज
से हम फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, रीमॉर्गेज होती क्या है और कैसे मिलती है? वेरी गुड, ओके। अच्छा क्वेश्चन है वंस अगेन। सो जो रीमॉर्गेज है ना, वो एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में ये देखा जाता है कि आपके घर में इक्विटी कितनी है। सो रीमॉर्गेज बेसिकली आपका जब टर्म ख़त्म होने लगती है, से फॉर एग्जांपल आपने 2 साल पहले घर ख़रीदा था, अब उसके 2 साल के बाद अगर आपने टर्म ख़त्म होने वाला है, फिक्स टर्म में बात कर रहा हूँ। सो फिक्स टर्म ख़त्म होने वाला है, आपने से फॉर एग्जांपल £1,00,000 का वो घर लिया था, वो एक 30 का हो गया है, एंड यू थिंक यू लाइक टू रेज सम कैपिटल, जो आप पैसे आपकी प्रॉपर्टी के बड़े हैं, आप उसको रेज करना चाहते हैं टू इन्वेस्ट, परहैप्स आपने अपने घर में काम करवाना है, जी, होम आप इम्प्रूवमेंट। जी होम इम्प्रूवमेंट कर जी, सकते हैं। आप एक और प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। आपने अगर अपनी कोई सेविंग रख सकते हैं। सेविंग, आपने एग्जैक्टली बिल्ड आप पे कर हॉलिडे पे सकते जा हैं। सकते हाँ हैं। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं आप। बहुत कुछ कर एग्जैक्टली सकते इसके लिए तो आपके हैं। पास। बच्चों की शादियों के लिए जी आपने हाँ, वहां से पैसे निकालने हैं, तो ये एक बड़ी एक अच्छी। ये जी लेजिटिमेट किस्म की एक ये चीज़ है, लोग जी करते हैं जी अपने अपने सर्कमस्टांसिस की बात है, लेकिन यस, ये एक एवेन्यू है टू रेज कैपिटल, जो आपके घर में पड़ा हुआ है इक्विटी आपकी, उसको निकाल के आप कहीं पॉजिटिवली लगा सकते हैं फॉर बिजनेस पर्पसेस। आप बिजनेस भी कर सकते हैं, बिल्कुल। शॉप भी ले सकते हैं, एनीथिंग यू नेम इट, वो कर सकते हैं। और साथ समटाइम्स कुछ लोग ये भी करते हैं कि जैसे आपने 2 कमरों का घर लिया है 4 साल पहले, और अब आप करना चाह रहे हैं उसको, जिस घर में आप रह रहे हैं उधर से पैसे निकाल के एक बड़ा घर लेना चाह रहे हैं, तो अपने घर को आप किराए पे लगा देंगे, उसको लेट टू बाई कहते हैं, जी और आप खुद बड़ा रेजिडेंशियल ले लेंगे। सो ये भी कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। जी उसके भी तरीके हैं, वो इंशाल्लाह विल जी। डिस्कस। जी मतलब आप एक दफ़ा कहते हैं ना, एक पॉट में पैसे डाल दें, यानी घर ऐसी चीज़ है इस मुल्क में कि आपने एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो उसमें से आपको प्रॉफिट इन एनी केस, इन एनी अदर शेप्स आता ही रहेगा। जी अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ बताती चलूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी होगा कि मॉर्गेज और इंटरेस्ट हलाल है, हराम है, हमने नहीं लेना है, हमने लेना है। क्योंकि ऑब्वियसली सूद जी डेफिनेटली हाँ, हम कहते हैं कि अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं नहीं लेना है, जी हाँ, चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हलाल मॉर्गेजेस हैं। जी हाँ, आप हलाल मॉर्गेजेस बैंक्स हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे हमारे इस्लामिक बैंक्स हैं, और अब तो बहुत से बैंक्स ने शरिया लॉ का एक डिपार्टमेंट रखा है। जी हाँ, दे बिल्कुल आर ऐसे ही है। इंट्रोड्यूसिंग जी इट, और वो शरिया लॉ का करें, जिससे आपको एक ये सुकून भी रहता है कि मैं सूद नहीं दे रहा, और मैं अपनी मोर्गेज दे रहा जी हूँ। हाँ, ऐसा ही है। जी ऐसा ही है। उसमें जो आप शरिया मॉर्गेज की बात की है, वो थोड़ा सा है तो गुड ऑप्शन जी इन टर्म्स ऑफ अपने दीन के हिसाब से, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है, क्योंकि जी वो लेंडर आपकी प्रॉपर्टी जो है ना, उसमें उसके इंटरेस्ट पहले आते हैं, और फिर वही प्रॉपर्टी वो आपको कहते हैं कि इसका आप हमें किराया दें। जी। सो उनका उनका जी हाँ, जो आपको एक्सप्लेन करने का तरीका होता है वो ये होता है कि वी आर बाइंग दिस प्रॉपर्टी फॉर यू, जी हाँ, एंड अब हमने आपके लिए ये प्रॉपर्टी बाय कर ली है, तो आप हमें अब इसका रेंट दे रहे हैं। जी हाँ, जो कि हम किसी नॉर्मल या इंग्लिश बैंक के पास जाते हैं तो वो सीधा कहते हैं कि ये इंटरेस्ट है। जी हाँ, लेकिन जो इस्लामिक बैंक्स हैं या शरिया लॉ है डिफरेंट बैंक्स में, वो इसको ये कहते हैं कि हमने आपके लिए प्रॉपर्टी बाय की और अब आप हमें इसका रेंट रेंट देंगे। दें। जी हाँ, अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें आ जाती हैं, जैसे नॉर्मल में भी, कि कुछ मोर्गेजेस होती हैं इंटरेस्ट ओनली, कुछ होती हैं रीपेमेंट। जी रीपेमेंट। हाँ, कैपिटल रीपेमेंट। जी रीपेमेंट हाँ, जो होता है उसमें ये होता है कि आप साथ साथ अपना लोन भी उतारते जाते हैं। उसमें थोड़ी सी आपकी जो मोर्गेज है वो हाई हो जाती है। जी हाँ, ऑब्वियसली जहाँ पे आपने 1000 सिर्फ इंटरेस्ट ओनली देना है, वहाँ आप 1500 दे रहे हैं। आपका साथ साथ लोन उतरता जाता है, आपका पीस ऑफ माइंड होता है कि अब ये मेरा जी घर हाँ, आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले विद इन 10 ईयर 15 ईयर जो है मॉर्गेज फ्री हो जाऊंगा मैं। मॉर्गेज फ्री हो जाएगा। जी हाँ, इसमें आप अनदर एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि बैंक्स ने अपनी कुछ शर्तें रखी होती हैं कि आप साल में इतने पैसे अगर आप डालना चाहें तो इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो जैसे आपने कुछ सेविंग की हो, 20,000 25,000 5,000 जितना भी, 2,000 500 जितना भी आप चाहें, आप साल के बाद भी अपने फ़ोन करके बैंक को कह सकते हैं कि ये मैं एक्स्ट्रा पैसे डाल रहा हूँ टूवर्ड्स माई लोन। जी हाँ। उसमें ये होता है कि आप, आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट ओवर पेमेंट्स, जी वो जो आपने पहले भी बात की थी, आई थिंक
जो ये ओवर पेमेंट है ना वो आप साल में कर सकते हैं, 2 साल में कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट है जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। क्रॉस इट्स नहीं लाइक अ कर सकते। थ्रेशोल्ड। सो नॉर्मली लेंडर आपको अलाउ करता है, अगर आप 5 साल की प्रोडक्ट ले रहे हैं फिक्स, सो लेंडर विल अलाउ यू अराउंड 10%, 10%। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, बिल्कुल अनलेस बिल्कुल। एंड अनटिल आप एक, मैं किसी लेंडर का नाम नहीं लेना चाहता इधर क्योंकि बहुत से लोग देखेंगे ये प्रोग्राम, तो वो 20% भी अलाउ करते हैं आपको साल का, जी। लेकिन 10% इज द नेम ऑफ द गेम। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आप 10% पे ही। 10% डाल जी हाँ, सकते हैं आप जी हाँ। अकाउंट में ना। तो आई थिंक मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमने कवर की एक हैं। चीज़ आपने जो क्वेश्चन पूछा था अर्ली, जी। सॉरी, उसकी तरफ मैं आना हाँ जी, चाहूँगा बिल्कुल। कि अगर आपने 5 साल की मॉर्गेज ली है या 2 साल की ली जी, है, जो फिक्स पीरियड, फिक्स जो फिक्स पीरियड। पीरियड है आपकी, ये ठीक बहुत है, जालिम होता है। बहुत ज़ालिम होता है। सो ये फिक्स पीरियड जो है, इसमें फ़र्ज़ करें आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है, क्योंकि जी। फिक्स पीरियड कम्स विद द पेनल्टी, जी। ठीक है, उसको अर्ली रिपेमेंट चार्ज कहते हैं। अगर तो और वो इसमें ढेरों ढेर होती है। ढेरों ढेर होती है, एग्जैक्टली। वो ढेरों ढेर होती है, मैंने दी हुई है, ढेरों ढेर सो होती अगर है। वो ढेरों ढेर है सिलसिला, जी। तो उसका भी एक वे आउट है। अगर आपको खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी पड़ गई है, या आपको किसी के बच्चे की यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए, या जी। शादी वक्त एनीथिंग, एनीथिंग। उसका भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप रेस कर सकते हैं विदाउट पेइंग द पेनल्टी। अच्छा। जी हाँ। जी बताइए। अच्छा, एब्सोल्युटली, आई एम ऑन इट। बताएं, सो हम तो यहाँ बैठे इंफॉर्मेशन लेने के लिए। सो जी। वो एक्चुअली इस तरह होता है कि जब आपको ज़रूरत पड़े और आप विद इन योर टाइम लिमिट, के आपका पेनल्टी का टाइम अभी गया नहीं है, विद इन दिस टाइम, सो आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसको कहते हैं सेकंड चार्ज। अच्छा। और वो सेकंड चार्ज आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर लग जाता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेकंड चार्ज, क्योंकि फर्स्ट चार्ज जो होता है वो ओरिजिनल लेंडर का होता है, जी। और जो सेकंड चार्ज होता है वो द सेकेंडरी लेंडर, जो कि अपने इंटरेस्ट उसमें डाल देता है कि ठीक है यानी आपको अपना हिस्सा डाल देता अपना है हिस्सा डालता कि है ये जो 1 रुपया है, इसके अंदर जो 50 पैसे थे या 75 पैसे थे वो बैंक के थे और 25 पैसे इनके थे। जी हाँ, अब इन 25 पैसों में से भी 5 पैसा या 10 पैसा मेरा ये है। मेरा है। जी हाँ, आम आसान लफ्जों में। इजी लेमन जी टर्म्स में, जी, हाँ। आसान जी हाँ, लफ्जों में। अच्छा, तो इसमें एक और चीज भी होती है जी। जिसको हम कहते हैं फर्दर एडवांस। इज इट सेम थिंग? फर्दर एडवांस, आई थिंक यू हैव बीन थ्रू योरसेल्फ, आपको याद होगा। बस यस, देख ले मैंने कितना कुछ लिया हुआ है। सो फर्दर एडवांस इज एन ऑप्शन। और ऑप्शन ये होती है कि आप अपने लेंडर के साथ हैं, आपका टाइम करीब आ गया है रीमॉर्गेज का या फिक्स करने का अगेन। सो इस दौरान अगर आप समझते हैं आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है, सो यू कैन अप्रोच योर लेंडर डायरेक्टली। उसी सेम लेंडर, हमने जी जी, कुछ सरचार्ज किसी और के पास नहीं जाना, नहीं हम जाना, अपने ही लेंडर के अपने पास ही जा लेंडर के सकते पास जा सकते हैं, लेकिन वो आपको असेस करेंगे कि आपकी गोइंग फॉरवर्ड अफोर्डेबिलिटी क्या है, आपके सरकमस्टांसिस चेंज तो नहीं हुए, आपकी कोई लाइफ टाइम चेंज तो नहीं आई आपके सरकमस्टांसिस में, इस तरह की चीज़ें वो देखते हैं। और श्रृंगला, आपने मुझसे पूछा था फिक्स रेट, इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट ओनली और रिपेमेंट का, जी। उसका सॉरी मैंने आंसर नहीं किया। उसका ये था कि जो फिक्स रेट होता है वो तो सर्टेन अमाउंट के लिए फिक्स हो गया, उस पर आपने रिपेमेंट आपने दे रही है उस पर, जी ठीक है। जी। इसी तरह जो कैपिटल रिपेमेंट है वो आपने 10 साल में दे दी, 1500 दे रहे हैं, या जितनी जल्दी आप पे ऑफ करेंगे आपकी मॉर्गेज पे हो गई। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम इंटरेस्ट ओनली उधर आती है जहाँ आपने बाय टू लेट ली, क्योंकि इंटरेस्ट ओनली की जो पैसे होते हैं वो आप इंटरेस्ट देते हैं, हैंस उसमें कैपिटल एलिमेंट नहीं होता। तो आपकी जो पेमेंट होती है या आप जो मंथली पे करते हैं टुवर्ड्स द मॉर्गेज, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, हैंस आप सिर्फ इंटरेस्ट देते हैं और उसमें फिर आप बेनिफिट करते हैं रेंटल इनकम से। सो जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो बिजनेस प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी, वो इस तरह ही अपने रेंटल में इजाफा करते हैं कि उनको अगर 1500 पाउंड आ रहा है तो उनकी 600 पाउंड मॉर्गेज जा रही है, बाकी 700-800 पाउंड उनकी जेब में जाते हैं। जेब में से भी टैक्स जाता है। जी, ये ऑब्वियसली, भी, इसमें से टैक्स टैक्स भी ज़रूर जाता है। तो टैक्स गवर्नमेंट बहुत तेज जी है, वो आपसे जी, जो आपने थोड़े से अगर 500-600 पाउंड भी बचाए हैं ना, उसमें से भी वो आपका कैपिटल टैक्स या बिल्कुल। आपका जो भी लैंडलॉर्ड टैक्स है वो लेके जाएगी, आप यूके उसके लैंड बगैर टैक्स, नहीं। जी है, प्रॉपर्टी का टैक्स आपको देना पड़ता है, जो आपके एज ऐसे 302s में वो लाजमी आता है। ऐसे जी 302s तो आपको पता ही है, हाँ जी जो आपके टैक्स रिटर्न्स हैं साल के फॉर जी सेल्फ एम्प्लॉयड, जी, दैट इज, जी हाँ। जो वो डेफिनेटली ज़रूरी होते हैं। आपने जब भी मोर्गेज के लिए अप्लाई करना है तो आपने प्रोसेस शुरू करने से पहले आपने अब HMRC, जो कि यहाँ की जो टैक्स, जहाँ जिसको हम टैक्स मम्मी देते डैडी हैं, है यहाँ के, जी। जहाँ के मम्मी, उनसे आपने कांटेक्ट करके अपना SA 302 ज़रूर मंगाना होता है। अदरवाइज 4-4 वीक वो लगा देते हैं, Yeah. आता नहीं है और आपका प्रोसेस लेट होता जाता जी है। हाँ, स्पेशली यू नीड टू हैव योर UTR नंबर रेडी टू जी गो। जी। और अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको P60, B60 और हाँ P6 जी, वगैरह के साथ हाँ वो ये सब। सब चाहिए होता है। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं
तो आपको ऐसे 302 चाहिए होता है। एंड टैक्स ईयर ओवरव्यूज, जो कि एक तरह की रसीद होती है कि आपने टैक्स दे दिया। जी, या टैक्स तो ले लेके वैसे ही जान लिए महीने छोड़ लेते हैं। दिस इज द रियलिटी, लेकिन जी, यस, जी, लेकिन अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखें ना, जी, हमारे कुछ लोग कहते हैं हमने टैक्स बचाना है, जितना बचाना, टैक्स बचाना अच्छी बात है क्योंकि टैक्स सेवी होना चाहिए इंसान को, लेकिन आगे का भी देखें, क्योंकि यहाँ पे लेंडर्स ये देखते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, आपने टैक्स दिया है नहीं दिया। कुछ क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं कि अब जिस प्रॉपर्टी चाहिए हमें, अब हमने टैक्स नहीं दिया हुआ, तो इस दौरान उन्होंने टैक्स नहीं दिया हुआ होता, उन्होंने कभी रजिस्टर्ड भी नहीं कराया हुआ होता अपने आप को रजिस्टर्ड कराने में, और बाय द टाइम टू गेट द प्रॉपर्टी उसमें उनमें 2-3 महीने लग जाते हैं, इस दौरान उनकी प्रॉपर्टी निकल जाती है। प्रॉपर्टी निकल जाती है। और टैक्स देने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जिस वक़्त कोरोना आया था और लोग लॉकडाउन लग गया था, लोग 3-3 महीने 6-6 महीने घर पे थे, उस वक़्त जो गवर्नमेंट ने हेल्प की थी, और वो ज़्यादा उन लोगों को हेल्प मिली थी जिन्होंने टैक्स दिए हुए थे। और Absolutely. जितने जितने आपने टैक्स दिए हुए थे उसके हिसाब से आपको एक अमाउंट एवरी मंथ आपके अकाउंट में आ रही थी। और जो लोग बिल्कुल टैक्स नहीं देते थे तो वो खाली हाथ बैठे थे, उनको कुछ भी नहीं मिला था, वो सबके मुंह देख रहे थे ऐसा ही कि है। सबको पैसे जी। आ रहे हैं और हमें कुछ नहीं आ रहा। तो आपने लॉन्ग टर्म और इस तरह की सिचुएशंस, अब जैसे कि हम कोरोना से गुजर चुके हैं तो हमें पता है कि एनीथिंग हैपन एनी टाइम, यू Anytime. डोंट नो। तो आपको Absolutely. नहीं पता फ्यूचर का कि कल क्या हो जाए, कल कोई नया वायरस आ जाए, कुछ हो जाए। तो आपको अपने टैक्सेस ज़रूर देने हैं। ये आपकी मोर्गेजेस में हेल्प करते हैं, ये आपकी इस तरह की सिचुएशन में हेल्प करते हैं, आपकी पेंशन में हेल्प करते हैं। Yeah. आपका टैक्स, आपकी वेजेस जितनी अच्छी होगी, टैक्स जितना ज़्यादा होगा, उस आपकी जब पेंशन आएगी तो वो भी उतनी ही अच्छी होगी। बिल्कुल, ये और ये पेंशन प्लानिंग में भी आपके काफ़ी आगे जी, काम आता है। मे बी नेक्स्ट टाइम विल डू दिस एज वेल। जी, इसका भी अबाउट ऑल द लाइफ इंश्योरेंस और सारा जो कुछ सारी चीज़ें, क्योंकि ये पूरा इनहेरिटेंस एक, प्लानिंग हाँ इसमें जी, आती है, सारे जो इनहेरिटेंस प्लानिंग तो लाजमी आपको करनी चाहिए। जो लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, उनके पास अपना इनहेरिटेंस प्लान, अपनी विल, वेल होनी ये चाहिए। सब कुछ या ज़रूर होना चाहिए। अदरवाइज ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, हम आज हैं हम कल नहीं हैं। बेशक। या तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपने इतनी मेहनत से अपनी खून पसीने की कमाई से बनाई है, उसमें से एटलीस्ट 40% जो है वो गवर्नमेंट ले जाती या है। अगर आपके पास कोई विल नहीं है, आपके बच्चों को मिलेगा सिर्फ 60%। और अगर फ़र्ज़ करें आपके 4 बच्चे हैं, आपके 5 हैं, आपके 2 हैं, 1 है, जो भी है, उनके लिए कितना बहुत ही कम एक अमाउंट होगी। और अगर कल को वो अपना घर ख़रीदना चाहते हैं तो उनके पास इतने डिपॉज़िट नहीं होगा। या हमारी कोशिश देखें, हम अपनी जायदाद, ज़मीन, ये सब चीज़ें अपने बच्चों के लिए बनाते हैं कि कल को इनके काम आएगी। और अगर हम ये प्लान नहीं करते चीज़ें तो उनसे ज़्यादा गवर्नमेंट के काम आएगी। तो इस पे भी इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह, ज़रूर बात करेंगे। तो एब्सोल्युटली, आई थिंक वी कवर्ड एवरीथिंग, मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स। यस मेजॉरिटी ऑफ जी। द थिंग। जो कहते हैं ना, ऊपर ऊपर से हमने काफ़ी कुछ या देखा इस है वास या और बहुत ज़्यादा बहुत कुछ या जो लोगों को नहीं पता, क्योंकि या आई गो थ्रू व्हेन आई केम इन दिस कंट्री 25 ईयर्स अगो। सो आई गो थ्रू, मुझे पता ही नहीं होता था मोर्गेज क्या है, रीमोर्गेज क्या होती है, उसको समझाना, उसको ऑब्जर्व करना कि अच्छा रीमोर्गेज है क्या, क्या। बाय टू लेट क्या है, लेट टू बाय क्या है, हमें क्या चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या कुछ आपके पास होना। अच्छा, एक बात मैं जी। आपसे जो बहुत से लोग पूछते हैं, कैसे पता लगता है कि मैं कितना लोन अफोर्ड कर सकता हूँ? ओके, उसके लिए आपकी इनकम, जो गिवन लेंडर्स की जो पॉलिसी है, एवरी लेंडर बाय द वे वर्क्स डिफरेंटली विद डिफरेंटली देयर डिफरेंटली क्राइटेरियाज, होता है, ठीक है। लेकिन एक एक बेसिक हाँ, जो एक जो बेसिक होता तो है, ये हाँ होता है कि आपको तकरीबन, इसको कहते हैं इनकम मल्टीपल्स, आपके क्या बनते जी। हैं, तो वो 4.5 टाइम्स आपने जहन में बना के चलें, जो भी आपकी इनकम है। अच्छा, अगर मेरी इनकम 1000 पाउंड है जी। तो मुझे उस पे अगर मैं 4.5 करती हूँ तो मुझे 4500 का लोन मिल जाएगा। लेकिन उसमें भी आपने ये देखना है आपके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, अच्छा, राइट। आपकी फाइनेंशियल हाँ कमिटमेंट्स हैं, आपकी जी, कार की पेमेंट जा रही हैं, आपके क्रेडिट हाँ, कार्ड्स की आपने पेमेंट। क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं, आपने जी। कोई लोन्स छोटे छोटे लिए हुए हैं, पर्सनल लोन्स, तो वो उसमें से उसको निकालते जाएंगे और आपकी 1000 पाउंड जो है वो सब निकाल के वो और कम हो जाएगा। वो कहलाता है डेट टू इनकम रेशियो, ठीक है, डीटीआई। और हम्म, उसमें फिर आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी कितना डीटीआई बन रहा है, डेट टू जी, इनकम रेशियो। जी, फिर जो लेंडर्स हैं वो उसको उसके हिसाब से देखते हैं। हम्म, सो इस बेस्ट, एट दी एंड मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस बेस्ट कि आप जहाँ भी हैं कोशिश करें, अगर आपके सर्कमस्टांसेस आर सच कि आप समझते हैं कि डायरेक्ट टू द
लेंडर या डायरेक्ट टू द बैंक्स आपको जाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आई थिंक यू शुड कॉन्टैक्ट द मॉर्गेज एडवाइजर्स आपके जो जी भी एरियाज में हैं, जी उनसे कांटेक्ट करें। मेक श्योर कि वो प्रॉपरली एफसीए के साथ रजिस्टर्ड हों बिल्कुल। और प्रॉपरली वो इस काम में एक्सपीरियंस रखते हों। ठीक तो है, व्हाई नॉट यू, आपसे नहीं क्यों नहीं ना कांटेक्ट करें? आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, जी तो आप लोग रज़ा भाई से भी ज़रूर कांटेक्ट कर जी, सकते बिस्मिल्लाह हैं। बिस्मिल्लाह। और इनकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये आपको लारों में नहीं डालेंगे कि अच्छा ये होगा तो ये हो जाएगा। ये आपको एग्जैक्टली बताएंगे ये चीज़ें होंगी तो आपकी मॉर्गेज हो जाएगी, ये चीज़ें नहीं हैं तो टाटा बाय बाय, ना मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्योंकि चाहिए। बहुत से ऐसे भी मॉर्गेज एडवाइज़र होते हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं। या अगर कोई मॉर्गेज एडवाइज़र आपको ये कहे कि मैं आपके पेपर बनवा दूंगा, ना 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 ना, आपने कभी भी वो काम नहीं करना। दैट्स अ रेड फ्लैग एक्चुअली। बिल्कुल रेड फ्लैग है वो, आपने ऐसा कोई काम नहीं करना। क्योंकि अगर वो कोई पेपर बनाएगा भी वो आपके नाम के होंगे, उसका नाम कहीं नहीं आएगा। और कल को ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि ये चीज़ें फोर्ज हैं, या तो आप ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं, बैंक्स आपको ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। उस बंदे का कुछ नहीं जाएगा, आपको ज़िंदगी में मॉर्गेज नहीं मिलेगी दोबारा, जी, फ्लैग लग आपके लिए जाता है। बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो आपने कभी भी किसी भी मॉर्गेज एडवाइज़र आपको कहे कि मैं तुम्हारी इनकम इतनी शो कर दूंगा, मैं तुम्हारे अकाउंट्स बनवा दूंगा, मैं तुम्हें वहाँ जॉब शो कर दूंगा, डोंट गो फॉर दैट। ना दैट्स ऑल बिग नो। बिग नो। और ये फ्रॉड में आता है। और आपको आपके अच्छे खासे जो है ना चीज़ें सीधी चलती चलती वो बिल्कुल पटरी से उतर जाएंगी और आप कभी भी ज़िंदगी में मोर्गेज नहीं ले सकेंगे ऐसे ही अगर वो या चीज़ें कैच हो जाती या हैं। ऐसे तो ही आपने ये ज़रूर ख्याल रखना है। और मुझे लगता है कि हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। तो बिल्कुल अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हुए, आप कुछ और पूछना चाहें रज़ा साहब से, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, या आपको जवाब भी देंगे। एब्सोल्युटली यस और बिल्कुल अगर आपके कोई और जिसको हमें लगे कि नहीं ये हम भूल गए हैं या कोई या ऐसा मौजू है जिस पे और ज़्यादा बात होनी चाहिए और आप उसको हाईलाइट करते हैं, तो हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।